जय हिंद सारे एस्पिरेंट्स को। तो अ, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बट ये टॉपिक बहुत बार एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि सर ये इस पे एक वीडियो बनाइए करके। आप लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन लगातार डिमांड्स भी आ रही हैं, बहुत सारी डिमांड्स ये आ रही हैं कि आंसर राइटिंग पे एक वीडियो बनाएं, है ना। एक इशू था लोगों को कि हम पेपर 7, तो पेपर 7 वाला तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद व्यापम वाले वनडे एग्ज़ाम पे बनाइए, है ना। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए अलग है। तीसरा जो हमने हिस्ट्री का एनालिसिस किया था, वैसे ही सारे पेपर का भी करना है। तो सारे जो आप लोग के रिक्वेस्ट थे, उस पे धीरे-धीरे करके वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन चलिए आज नोट्स मेकिंग पे कुछ मेरे जो ओपिनियन थे वो बना रहा हूँ। वैसे तो ये मतलब उतना एक्सपर्ट नहीं मानता अपने आप को मैं नोट्स बनाने के लिए, लेकिन जो टैक्टिक्स मैंने फॉलो करी थी वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। आपको अगर ये चैनल और वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर से, है ना, कि नोट्स बनाने का कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं होता। हर स्टूडेंट को अपने सहूलियत और पढ़ाई के अनुसार नोट्स बनाने होते हैं, है ना। तो जो भी मैं अगर बताऊंगा नोट्स इस वीडियो में, वो आप अपनी सुविधा अनुसार या तो उसको एक्सेप्ट करिए, या फिर उसमें बदलाव ला कर सकते हैं, या फिर टोटली इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया नोट्स मेकिंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस होता है। मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ या कोई दूसरा कैसे नोट्स बनाता है, वो आपके तरीके से टोटली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि तुलसी जी ने क्या कहा है कि तुलसी ही संसार में भांति भांति के लोग, तो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और अलग अलग टाइप से उनका दिमाग काम करता है ना। तो आप अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नोट्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि भाई सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो क्या किताबों से पढ़ के नहीं बना सकते। किताबें भी तो हैं, किताबें पढ़ के भी आप सीजीपीएससी क्लियर कर सकते हो। लेकिन बहुत बार तवज्जो दिया जाता है नोट्स का, उसका सबसे पहला कारण ये है कि बुक्स को ना आप एंड मोमेंट में पढ़ नहीं सकते। देखो आपका जब मेंस का एग्जाम आता है या फिर प्रीलिम्स का भी, तो मेंस के 7 पेपर जो हैं वो 3-4 दिन में कंप्लीट होते हैं, 4 दिन में, है ना। तो 4 दिन में कंप्लीट होता है तो आप पूरी बुक्स को तो नहीं पढ़ सकते एक ही रात में। हर पेपर में 3-3 सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 3 का लें, तो पेपर 3 में क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी 3 है आपके, एंशिएंट है, मिडीवियल है, मॉडर्न है ना। उसके बाद आपका पॉलिटी है, पॉलिटी में भी आपका 2 पार्ट है। पॉलिटी वाला पार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। छत्तीसगढ़ में फिर से एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप किताब से करूँगा बोलोगे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, तो संभव नहीं है ना? इसीलिए आपके शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, जिसको आप अपने हाथों से बनाए रहते हो तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है। उस बल्की नोट्स का एक शॉर्टकट होता है ना? इसलिए नोट्स की वैल्यू है। दूसरा है कम समय में सिलेबस कवर करना होता है आपको एग्ज़ाम के टाइम में, प्रीलिम्स के टाइम में, इसलिए भी नोट्स काम आता है आपका। तीसरा बल्कि बुक जो है उसको एक बार आपने पढ़ लिया है तो बार-बार नहीं पढ़ना है उसको, है ना? एक बार आपने पढ़ लिया, हाइलाइट कर लिए हैं, अब आपको अपने शॉर्ट नोट से ही काम चलाना है। एक और कारण ये है कि जो आपने मुख्य बिंदु लिख लिए हैं अपने कॉपी में, वही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के टाइम में इर्रेलेवेंट फैक्ट को पढ़ने का टाइम तो होता नहीं, है ना? तो जो आप नोट्स में सिर्फ़ मुख्य बिंदुओं को लिखे रहते हैं, चाहे वो कुछ डेटा पॉइंट हो, चाहे कुछ रूल्स हो, कोई आर्टिकल हो, कोई अनुच्छेद हो, है ना? तो इसीलिए मुख्य बिंदुओं बिंदुओं का संग्रह माना जाता है नोट्स को। उसके बाद एक तरीका जो होता था, मैं क्यों नोट्स बनाता था, उस मेरा कारण तो था कि मैं लिख-लिख के देखता हूँ तभी मुझे याद होता है ना? कई चीज़ों को आप पढ़ते हो तो दिमाग में बैठता नहीं है, लेकिन बार-बार उस चीज़ को लिखो। बचपन में आपने देखा होगा कई बार पनिशमेंट दिया जाता था स्कूल में कि इस लाइन को बार-बार लिखो करके, है ना? तो वही फंडा है कि बार-बार किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है? उसके बाद आता है तो ये एक फ़ायदा था जिसके लिए मेरा एक ऑब्जेक्टिव तो वही था जिसके कारण मैं नोट्स बनाता था कि लिख-लिख के देखने से वो आपको याद हो जाता है। उसके बाद एक है अपने नोट्स से परीक्षा, जब अपना नोट्स बनाते हो ना, तो उससे रिकॉल करना आसान होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपने कॉपी में अपने नोट्स बनाए हैं, तो अपनी नज़रों से 3-4 बार गुज़ारने पर आपको याद रहता है कि मान लो ये फ्रीडम स्ट्रगल वाला आया था, तो इस पेज में था और मैंने ऐसे लिखा था, चार्ट बनाया था, ग्राफ बनाया था। तो अपने नोट्स आपको रिकॉल करने में ज़्यादा मददगार रहते हैं। ये
साइंटिफिकली भी प्रूवन है ना? और लास्ट है, आपने शॉर्टकट्स बनाए रहते हैं, है ना? जैसे बचपन में बनाते थे ना वेबग्योर करके, जब आपको इंद्र धनुष के कलर याद करने रहते थे तो वैसे ही बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाए रहते हैं अपने नोट्स में। और बड़े-बड़े फैक्ट्स हैं, उनको याद करने में ये शॉर्टकट बहुत मददगार रहता है। कुछ-कुछ मैं अपनी कॉपियों में लिखा हूँ, तो इस पीपीटी में मैं अपने कॉपी के स्क्रीनशॉट भी चिपकाया हूँ। वो शायद आपको थोड़ा-सा गाइडेंस देंगे, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट कुछ सामान्य तरीके हैं नोट्स बनाने के। जैसे आप लोग का बार-बार प्रश्न आ रहा है कि सर कैसे नोट्स बनाएँ? मैं नोट्स बनाने बैठता हूँ तो बहुत टाइम लगता है, या फिर इतना सब चीज़ लिखना है क्या? नोट्स में क्या चीज़ लिखना है, क्या नहीं लिखना है? तो ये स्लाइड उसी के बेसिस पे है कि सबसे पहले तो ये है कि नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका सिलेबस और पिछले साल के प्रश्न है ना, हमेशा सामने रखें। क्योंकि किताब आप देखोगे तो एक किताब बनाने वाला ओवरऑल सब चीज़ लिख देता है, ठीक है? लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके स्टेट का सिलेबस क्या बोलता है? वो किताब तो शायद जैसे दृष्टि आईएएस का बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, चाहे महेश बरनवाल का पढ़ रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हो। जैसे एक पॉलिटी पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, सर लक्ष्मीकांत को कैसे खत्म करें? तो लक्ष्मीकांत तो भैया 60 चैप्टर का है ना, उसको थोड़ी आप एंड टू एंड खत्म करोगे। खत्म कर भी लोगे तो उतना तो आप रिवीजन कर नहीं पाओगे। इसीलिए सिलेबस वहाँ पे काम आता है कि उस बुक में कौन-कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको सिलेबस से पता चलेगा। और दूसरा, प्रीवियस ईयर के पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर बताते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब जो संस्था आपके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, उसकी नज़रों में कौन से चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है ना? जस्ट मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे यूपीएससी में आपका पॉलिटी से 3-4 मतलब 7-8 टॉपिक हैं, उससे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। उनमें से एक है फंडामेंटल राइट। बार-बार पूछा जाता है कि मैरिज जो है वो किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है ना? तो वही बार-बार रिपीट क्वेश्चन आते रहते हैं। फंडामेंटल राइट से 2-3 क्वेश्चन आएँगे, डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से 2-3 क्वेश्चन आएँगे, एक आध प्रेएम्बल से आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट फेवरेट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट फेवरेट टॉपिक है। तो मोटा-मोटा 17-18 टॉपिक में पॉलिटी प्रीलिम्स कवर हो जाता है यूपीएससी में। और सिमिलर चीज़ सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी आपने देखा है, मैंने अपने प्रीवियस इसमें प्रेजेंटेशन में बताया है कि प्रीलिम्स में भी 18 से 20 टॉपिक हैं लक्ष्मीकांत का, जहाँ से सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? इसीलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस आपके सामने हो और पिछले साल के प्रश्न आपके सामने हों, ठीक है? तो पहले नोट्स बनाने के प्रोसीजर में पहला आता है स्टेप, पहले तो किताब को पढ़ लें, है ना? और जो-जो महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं उसको अंडरलाइन कर लें। अब फिर से यही बात आती है कि सर महत्वपूर्ण बिंदु कैसे मुझे पता चलेगा? मैं तो पहली बार अपीयर हो रहा हूँ एग्ज़ाम में। तो वहाँ पे गाइडेंस देगा आपका पिछले साल का प्रश्न। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर विजयनगर अंपायर पढ़ रहे हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो सकता है? उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो सकता है कि कौन-कौन से अंपायर थे, जैसे संगम है, सुलवा तुलवा, अरविडू, है ना? तो इस टाइप के थे। कौन-कौन से फॉरेन विज़िटर आए थे? विजयनगर अंपायर के टाइम में फ़ेमस किंग कौन था? कृष्णदेवराय, है ना? तो उसके बारे में 2-4 चीज़ें, कौन-कौन सी किताबें लिखी थी उसने? उसके बाद डिक्लाइन हुआ विजयनगर अंपायर, उसके कारण क्या थे? तो ये सब चीज़ें हैं, वो इम्पोर्टेंट पहलू को बता देते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है? तो इसीलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले पढ़ लें और हाइलाइट कर लें। स्पेशली किस सब्जेक्ट में क्या महत्वपूर्ण पहलू है, वो भी हम लोग आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु कौन-कौन है, ये आपको पिछले सालों के प्रश्नों से पता चल जाएगा, जैसे मैंने बताया। अब आता है इम्पोर्टेंट फैक्ट, और नंबर को भी आपको इम्पोर्टेंस देना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं? हर हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हिस्ट्री के पेपर के लिए ईयर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना? कौन से वर्ष में वो कुछ लड़ाई हुई थी। नंबर जो है इकोनॉमिक के टर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी में भी आपका कौन-सा आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आपके जो साइंस और टेक्नोलॉजी में है उसमें या फिर इसमें आपका मैथ्स में है, उसमें फ़ॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स जो दिए हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर, उसको ज़्यादा तवज्जो दें। इम्पोर्टेंट है तो उनको डब्बे बना-बना के याद करें, ठीक है? उसके बाद नोट्स को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपको पूरे सेंटेंस नहीं लिखने हैं कि
क्या बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन होने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण इसके कारण होता है, दूसरा कारण ये हुआ था तो वो हुआ था, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, आपको एकदम शॉर्ट में लिखना है। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कारण मतलब उसके पतन के कारण है ना शॉर्ट में। तो पहला जो भी रीज़न है उसको शॉर्ट में लिखिए कि नेबर वो जो पड़ोसी राज्यों का आक्रमण, है ना? पड़ोसी को और दूसरा फिर उसके बाद कमज़ोर शासक, है ना? जैसे आपके कृष्णदेवराय थे, उसके बाद जो रूलर आए वो सब कमज़ोर वो थे, क्या बोलना चाहिए उसको? सक्सेसर को क्या बोलते हैं हिंदू में आप हिंदी में? तो कमज़ोर जो शासक ही है ना आने वाले। वैसे ही आपका अशोक के बाद मौर्यन एम्पायर जो था डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अकबर के बाद औरंगज़ेब के बाद डिक्लाइन हो गया था। तो आपको जो भी आप लिखोगे नोट्स में एकदम बुलेट पॉइंट में और 2-2 3-3 वर्ड में लिखें, है ना? अदरवाइज़ पूरा लिखते जाएँगे तब तो फिर से आपकी किताब ही बन जाएगी। तो होता है, गाता है, खाता है, ऐसा वर्ड कुछ नहीं लिखना है, एक-एक पॉइंट लिखते जाना है, ठीक है? जैसे गरीबी के कारण है लिखना है, ठीक है? पॉवर्टी के कारण क्या है? तो पहला आप लिख सकते हो अनएजुकेशन, अब इसमें नहीं लिख सकते कि भारत में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है इसलिए गरीबी बहुत ज़्यादा है। दूसरा रोज़गार के बहुत सारे अवसर नहीं हैं, ऐसा नहीं लिखना है आपको, बस लिखना है कि बुलेट पॉइंट में, ताकि जो नोट्स है वो शॉर्ट बने। उसके बाद हर पेपर का अलग-अलग नोट्स बनाएँ, है ना? या जैसे मैं बताऊँगा कि अलग-अलग कॉपी बनाएँ ताकि मिक्सअप ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेपर 3 का बना रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ मैंने एक मोटा-सा नोटबुक ले रखा है और उसी में ही पहले के जो मान लो 100 पेज हैं उसमें पार्ट 1 है, फिर नेक्स्ट 100 पेज में पार्ट 2 है, फिर नेक्स्ट 100 पेज में पार्ट 3 है। मतलब इस टाइप का एक नोट में आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? चौथा है, जो विषय प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, जैसे ये बहुत सारे लोग का प्रश्न है कि सर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी वो नोट्स एक साथ बनाएँ क्या? तो डेफ़िनेटली यार अगर आपके जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स में और मेंस में कॉमन है, उसके लिए आप एक ही नोट बनाइए, है ना? और उसमें भी आप टॉपिक को सामने रखें, प्रीलिम्स में कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री जो है, वो तो सेम है ना, आपके प्रीलिम्स में भी वही आता है और मेंस में भी वही आता है। पॉलिटी है, वही आता है, संविधान वाला जो है। भूगोल है, वो भी वही आता है। तो इन सब की आप इंटीग्रेटेड टॉपिक बनाओगे, तो आपका एक तो ब्रॉडर नॉलेज भी बनेगा और दूसरा टाइम भी बचेगा, है ना? अलग-अलग नोट्स वाला प्रिंसिपल तो नहीं रहता। बस एक चीज़ बोल सकता हूँ, कई बार आपको क्या है, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए वेटेज ज़्यादा देना होता है प्रीलिम्स को। तो उस टाइम में आप कुछ चीज़ें स्किप करनी है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन जब आप फिर से आओगे प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस की तैयारी करने, तो वहीं पे ही कंटिन्यू करें कि भई हाँ, यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स के बनाए थे, अब इसी में ही पेज ऐड कर दो, स्टेपल मार दो कि ये मेरा मेंस का नोट्स है। तो जो भी बने। अब कुछ सावधानियाँ रखनी हैं कि पहला कि क्या महत्वपूर्ण है ये पता होना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों को लिख के ना नोट्स को बड़ा ना बनाएँ, है ना? तो ये आपका जो पॉइंट था वो यहीं से रिलेटेड है कि सिलेबस आपके सामने पता होना चाहिए। आपने किताब खोल ली दृष्टि आईएएस का और एंड टू एंड उसको पढ़ रहे हो, ये सब मायने नहीं रखता। आपको पता होना चाहिए कि किसी चैप्टर में क्या चीज़ पूछा जाता है और क्या सिलेबस में रखा है, उनको ही पढ़ना है, ठीक है? तो ये अनावश्यक चीज़ों को ना ऐड मत करिए अपने नोट्स में। दूसरा शॉर्टकट्स आपको स्पष्ट होने चाहिए, जैसे मैं बहुत बार शॉर्टकट्स बनाता हूँ, अगर वो मुझे ही याद नहीं रहेंगे तो क्या मतलब होगा, है ना? एक कारण तो ये भी है कि मैं अपने नोट्स जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका ये नोट्स दे दो, वो शेयर कर दो। तो 2-3 प्रॉब्लम है, उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने शॉर्टकट्स बहुत सारे बनाए हैं, ठीक है? तो ज़बरदस्ती का वो सामने वाला कन्फ्यूज़ होगा बेचारे किसी का करियर खराब हो जाएगा, क्या मतलब? इसलिए सब सब अपने-अपने नोट्स खुद बनाइए, शॉर्टकट्स आपको खुद बनाने होते हैं। तो शॉर्टकट्स जो भी बनाएँगे आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है बाद में। पता चला एक एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको शॉर्टकट तो बनाया याद है लेकिन उसका डिटेल याद नहीं है, तो फिर आप फिर कन्फ्यूज़ जाओगे। आखिरी है अपने नोट्स को बार-बार पढ़ना है ताकि आपको नोट्स पूरी तरह याद हो जाए, ठीक है? चलिए अब आते हैं कुछ और तरीके, ये तो हुए मैंने एक जनरल तरीका जो मोर और लेस सारे टॉपर फ़ॉलो करते हैं। कुछ और तरीके जो हैं वो है पहला दूसरा तरीका एक है कि आप बहुत सारी चीज़ों को याद ना करें, जहाँ पे बस आप बेसिक जानकारी पता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हिंदी की बात करें, तो हिंदी में बहुत सारी चीज़ों के मतलब तो आपको पता रहते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, क्योंकि बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं। इतिहास भी हम लोग बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं, जियोग्राफ़ी।
तो जो-जो चीज़ें आपको याद हैं, उसको बस किताबों में हाइलाइट कर लीजिए, उसको बार-बार लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना? तो सामान्य चीज़ों मतलब बेसिक जानकारी जो है, सामान्य जानकारी, उसको लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, है ना? वो तो आपको पता ही है। जहाँ पे आप फँस रहे हो ना, उन्हीं चीज़ों को लिखो, ये भी एक तरीका होता है नोट्स बनाने का, ठीक है? तीसरा एक तरीका होता है डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम के माध्यम से मतलब फ्लो चार्ट बना सकते हो। जैसे मैं कैसे बनाता था, अ, कोई बिल है, मनी बिल है, उसको पास होने के तरीके हैं, तो कैसे बनाओगे? आप बना सकते हो कि पहले ये होता है, पहले दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है। तो डब्बे-डब्बे बनाने से भी क्या होता है, दिमाग उसको ग्रास्प करता है। अल्टीमेटली नोट्स बनाने का पर्पस ये है कि दिमाग में बैठाना है ना? कई बार आपको लिखना है तो आप ऐसे बॉक्स बना सकते हो, उसके बाद कारण देना है, कारण 1, 2, 3 है ना? तो इस टाइप का। तो डायग्राम के माध्यम से आप बना सकते हो। फ्लो चार्ट का यूज़ करिए। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट मतलब क्या होता है? आपको किसी टॉपिक पे है तो उसको अगर वो टॉपिक उससे रिलेटेड है, स्पेशली ऐसे टाइप के में, तो आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है और अपॉर्च्युनिटी क्या-क्या है और थ्रेट क्या-क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल छत्तीसगढ़ में आपका आ गया क्वेश्चन टूरिज़्म पे, तो आप बता सकते हो कि स्ट्रेंथ क्या-क्या है छत्तीसगढ़ का, है ना? वीकनेसेस क्या-क्या हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ये है कि हमारा कल्चर बहुत रिच है ना? यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल वाटरफॉल हैं, नेचुरल प्लेसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के प्लेसेस हैं, ट्राइबल कल्चर हमारा काफ़ी रिच है, फ़ोक कल्चर बहुत रिच है, तो स्ट्रेंथ में लिख सकते हो। अपॉर्च्युनिटी में क्या-क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, हमारा जो रिच कल्चर है उसका प्रमोशन करें। जैसे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन आते थे ना, कभी आइए तो क्या आओ कभी गुजरात में, ऐसा कुछ। तो गुजरात टूरिज़्म का था, वैसे ही छत्तीसगढ़ टूरिज़्म का अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारे हैं। और थ्रेट क्या-क्या है उस पे भी, थ्रेट में वही कि जो नक्सल कॉरिडोर था, उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम है। और वही टूरिज़्म का एक है जो डेवलप नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिन टॉपिक पे स्वॉट एनालिसिस है, इसको एक पावरफुल टूल माना जाता है, किसमें? मैनेजमेंट में, है ना? तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। समानता, समानता कुछ चीज़ों में पूछता है कि सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये सब टैक्टिक्स आप याद कर सकते हैं जब आप नोट्स बना रहे हैं। मतलब उस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट मतलब किसमें? आप डायनेस्टी का फ़ॉलो कर रहे हो, किसी शासक का, गुप्त डायनेस्टी का या फिर मौर्य का, है ना? तो आप लिख सकते हो कि जैसे मौर्य का लिख रहे हो, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद आपका अ, जो भी आया, है ना? तो अजातशत्रु है, उसके बाद अजातशत्रु उधर गया है, सॉरी। तो जो भी किंग हैं, फिर अशोक आया, तो इन सबको आप याद करते जाइएगा। तो इस टाइप के फ्लो चार्ट बना सकते हो। चौथा तरीका है कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं, है ना? और जो ट्रिकी पार्ट है उसको, जैसे कि मैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूल जाता था ना, उसको मैं रेड मार्क कर देता था। तो उससे नेक्स्ट टाइम जब मैं उस नोट्स को पढ़ने जाता था तो रेड मार्क वाले को बार-बार पढ़ता था। तो ये कुछ और टैक्टिक्स हैं, कलरफुल पेन यूज़ करना, रेड में मार्क करना, डायग्राम का यूज़ करना और जो फँस रहे हैं उन्हीं को ही याद करना, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अब चलिए आते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ डिस्कस करते हैं कि किस पेपर 1 टू 7 में कैसे-कैसे आप बना सकते हो। जैसे पेपर 1 का याद कर रहे हो तो बहुत सारे डेफ़िनिशन आते हैं, है ना? तो परिभाषाओं को आप एक जगह नोट्स बना सकते हो। जैसे एक बार आप बालाघात, निपात इन सब की डेफ़िनिशन आई थी, है ना? तो आप उसकी डेफ़िनिशन लिख लीजिए एक जगह। ज़्यादा डेफ़िनिशन मिलेंगे नहीं बट हो जाएगा एक जगह। पत्र-पत्रिकाएँ हैं, तो अलग-अलग हैं तो उसका मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ था। हिंदी का इतिहास है, तो उसका शॉर्ट नोट्स कि कौन-कौन से इतिहासकारों ने हिंदी काल को डिवाइड किया है ना? रामचंद्र जी हैं, आपका महावीर जी हैं, तो द्विवेदी जी, तो अलग-अलग लोगों ने, मिश्र बंधु हैं, डिवाइड किया था तो क्या-क्या थे? तो मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, है ना? ताकि मैं अपने ट्रिक से याद कर सकूँ। आवेदन की फॉर्मेट है उसको याद कर लीजिए, जो डिफरेंट आते हैं ना, अर्धशासकीय, शासकीय, प्रतिवेदन के फॉर्मेट। उसके बाद तत्सम, तद्भव ये सब जो आते हैं ना, बहुत सारे आते हैं, लगभग 30-35 नंबर का आता है, 5-5 2-2 3-3 नंबर करके बहुत सारा हो जाता है, संधि समास। इन सब में सिर्फ़ वही जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उसको आप बनाइएगा। मैं अपने कॉपी का कैसे बनाया था वो दिखाऊँगा। तो इसमें एंड टू एंड यार जो याद आता है आपको, दूध का दुग्ध होता है पता ही है ना? तो उसको फिर लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। और जो-जो चीज़ें आपको एक बार में याद हो चुकी हैं, बचपन से आपने पढ़ा हुआ है, तो उन सबको बार-बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आप बार-बार लिख के याद कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, मेरा ट्रिक तो वही रहता है, मैं बार-बार पढ़ लिखता हूँ तभी याद होता है। ग्रामर की ट्रिक को, है ना, ग्रामर बहुत सारे आते हैं, तो ग्रामर में जैसे नरेशन चेंज करने का क्या ट्रिक है, ए एन बी जो होता है आर्टिकल है, उनके क्या ट्रिक हैं, कहाँ पे प्रपोजिशन लगता है उसके क्या ट्रिक हैं, तो उन सब के नोट्स बना सकते हो। इसके लिए ना आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने ये इनका यूज़ किया था, बुक रानी मैम का ना यूट्यूब चैनल है, तो वो मैंने वहाँ से फॉलो किया था, तो आप चाहो तो उनका चैनल यूज़ कर सकते हो। छत्तीसगढ़ी में क्या करना है, छत्तीसगढ़ी में जो कवि या कवयित्री हैं उसके शॉर्टकट्स मैंने अपने नोट्स में कुछ-कुछ लिखा है, वो बताऊँगा आपको। इसीलिए आप मेरे शॉर्ट्स को भी आप लिख सकते हो और वहाँ से आप मतलब जो मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ ना, उस सेक्शन में मैं डालूँगा कवि और कवयित्री के नाम को याद करने का तरीका। कठिन छत्तीसगढ़ी शब्द हैं, उसके लिए मैं तो चला ही रहा हूँ अपना शॉर्ट्स में एक सीज़न। तो जिन लोगों ने मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन को नहीं देखा है, वो मेरे चैनल में जाके ना शॉर्ट्स वाला सेक्शन को देखिएगा। आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे हम लोग कठिन छत्तीसगढ़ी शब्दों को याद कर रहे हैं। ठीक है? तो ये है, मतलब छत्तीसगढ़ी शब्दकोश करके मैं चला रहा हूँ। उसके बाद आते हैं पेपर 2 में। ये कौन-सा है? एसे का पेपर है, तो एसे 2 टाइप के हैं। एक तो है नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू और दूसरा है आपका सीजी लेवल का इश्यू। तो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू में आपको क्या करना होता है, जो स्टैटिक टॉपिक हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखिए, चाहे वो नेशनल और इंटरनेशनल हो, चाहे सीजी लेवल का हो। तो नेशनल इंटरनेशनल में भी ना स्टैटिक वाले टॉपिक हैं, जिसमें क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल। साइबर क्राइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नक्सलिज़्म है या फिर सोशल मीडिया है और बहुत सारे टॉपिक हैं, जो अलग से मैं वीडियो बना दूँगा। तो उन टॉपिक पे ना जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं, उनको याद करिए। जैसे एआई के क्या-क्या बेनिफिट हैं, क्या-क्या नुकसान हैं और फ्यूचर में कैसे एआई हमारा मतलब हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो जाएगा। तो जो स्टैटिक पार्ट है ना, उसको आप रेडी कर सकते हो। उसके अलावा जो डायनेमिक वाला पार्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन, G20, इन सब पे, ये तो उस टाइप के टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही पता चलते हैं। पहले से आप मतलब मुझे पूछोगे कि सर अगले साल ऐसे में कौन आएगा, तो बताना मुश्किल है। क्योंकि डायनेमिक टॉपिक उस टाइम रिलेवेंट रहते हैं। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इस टाइम डायने वो था, बहुत फेमस था। तो डायनेमिक टॉपिक के लिए क्या होता है, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं आर्टिकल आए दिन। तो उसके, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी का बस वो कर लीजिए, कटिंग रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? तो वो काम आएगा। और वो शॉर्ट नोट्स बनाए रखोगे तो आप फिर डिटेल में लिख सकते हो। किसी भी पेपर में जो आर्टिकल आया है एंड टू एंड तो नहीं लिखोगे ना कॉपी में। अब आते हैं ऐसे जो सीजी लेवल है उसमें भी स्टैटिक टॉपिक है, जैसे छत्तीसगढ़ कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है, टूरिज्म है, फेस्टिवल, जैसे एक बार शायद हरेली त्योहार पे आया था। छत्तीसगढ़ में जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी, माइग्रेशन, आपका नक्सलिज्म, है ना, इन पे जो है, तो अभी खोरी का बहुत सारा है, अल्कोहलिज्म, तो उस पे जो स्टैटिक टॉपिक है उस पे आप पॉइंट बना के रखिए। तो इन सब पे कि क्या कारण है, थोड़ा बैकग्राउंड के लिए कुछ आप चलिए, वैसे एसी का अलग से चैप्टर लेंगे, बट जब आप बना रहे हो तो कुछ कोट है, कोटेशन है ना? कुछ जैसे क्या होते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कुछ कविता स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई कोटेशन डाल के लिख रहे हो, तो वो सब आप लिख के रखिए, है ना? और जो करंट इश्यू हैं, वो तो जब भी इश्यू आएँगे उस साल, उसके हिसाब से बनाओगे। जैसे मिलेट मिशन पे क्वेश्चन आया था पिछले साल, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पे आया था, तो वो तो करंट में रहेगा, तो आप उसके हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स बनाएँगे कि इस टॉपिक पे क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज़ पेपर 3 पे। पेपर 3 में क्या है, इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो इंडियन हिस्ट्री में जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप नोट्स बनाओगे तो इम्पोर्टेंट इवेंट है उनके बारे में बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट इवेंट क्या हो गया है, ट्राइबल रिवॉल्ट हो गए, पीजेंट रिवॉल्ट हो गए, ये सब इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं। 1857 का जो वॉर था वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना? तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, उस पे आप कर सकते हो। उसके उसके अलावा अ, हिस्टोरिकल जो इवेंट हैं, उनके बारे में आप नोट्स बनाइए। तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट इवेंट कौन से हैं? 1857 का जो था संधि, है ना? ये जो सॉरी वॉर फर्स्ट, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो उन सब के बारे में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था और उससे पर्सन रिलेटेड कौन-कौन से हैं, है ना? और उसका आउटकम क्या आया था। ये सब चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। ठीक है?
अब कोई डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हो, डायनेस्टी मतलब जैसे आपका मौर्यन है, गुप्ता है, कनिष्क है, या फिर जो भी है, मुगल में हो गया, सल्तनत काल का हो गया, तो आप उस डायनेस्टी का पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना होता है उसका कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल डायमेंशन, है ना? कल्चर सारे तो कवर हो गए, सोशल सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन वाला कि कैसे चलता था आपका एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? तो इन सब टॉपिक को आपको शॉर्ट नोट्स में बनाना है। आपने देखा होगा हिस्ट्री में ज़्यादा राजाओं के बारे में नहीं पूछता, और हम लोग क्या करते हैं, किताब खोलते हैं और पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। बस पढ़ लीजिए, बट नोट्स उतना नहीं आता, है ना? हाँ, ये आ सकता है कि उनके टाइम में उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं क्या, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, जैसे अलाउद्दीन के बारे में आता है, उनका मार्केट पॉलिसी क्या था, है ना? और सैन्य व्यवस्था क्या थी। तो आपको जो क्वेश्चन पुराने साल के आए हैं ना, वो आपको बता देंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगेन शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो सिंपल बुलेट बुलेट पॉइंट में लिखना है ताकि जल्दी रिवीजन हो। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और उनका सिग्निफिकेंस, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है जो इसमें, उसमें कुछ कुछ थ्योरी दी गई है कि मोटिवेशन की कौन कौन सी थ्योरी है, ठीक है, डेलीगेशन के लिए कौन सी थ्योरी है, जो लीडरशिप की कौन कौन सी थ्योरी है, उन सबको याद करेंगे, है ना? तो उसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा कि इन्होंने इन पर्सन ने थ्योरी दी थी। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो सिमिलर चीज़ है जो मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री में बताया कि इंपॉर्टेंट इवेंट में ट्राइबल रिवॉल्ट है, जंगल सत्याग्रह हुआ था, उन सब के बारे में। 1857 की समय बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी। हनुमान जी की, क्या हनुमान सिंह की क्रांति, मतलब वो रिवॉल्ट था। उदयपुर में रिवॉल्ट हुआ था, रंगपुर में, ये 2-3 जो सुहागपुर में रिवॉल्ट, तो अलग-अलग जो रिवॉल्ट हैं उन सब के बारे में याद करिएगा। शॉर्ट नोट शॉर्टकट्स बनाइएगा, है ना? अ, शॉर्टकट्स किसका बनाना है? जैसे कि मान लो किंग से याद करना है, किंग बहुत सारे हैं। आपका पर्वत द्वारक के जो किंग हैं उनके बारे में याद करना है तो आप बता दीजिए कि ये थे शरभपुरी है, तो उनके बारे में आप कुछ शॉर्टकट्स बना सकते हो। और सेम चीज़ है कि कोई भी इवेंट है उसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्या हुआ था, रिज़ल्ट क्या हुआ, इन सब के बारे में। जस्ट एक उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, हल्बा रिवॉल्ट था ना, तो क्यों हुआ, कौन-कौन पर्सन इन्वॉल्व थे, और उसके बाद जो फाइनल आउटकम क्या हुआ। तो आपको इस टाइप से शॉर्टकट में एक पेज में ही बनाना होता है उन सब का। और डायनेस्टी के बारे में, जैसे और कलचुरी की डायनेस्टी है, तो पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या-क्या हैं, वो सब आपको शॉर्ट नोट्स में शामिल होने चाहिए। पेपर 4 में 3 पार्ट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो एक तो पहला है डायग्राम जो हैं बहुत सारे, जैसे केमिस्ट्री में देखोगे तो ब्लास्ट फर्नेस का, क्या वात्या भट्टी का है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, है ना? फिज़िक्स में वो लेंस का जो आता है डायग्राम कि यहाँ पे अगर फ़ोकस में है तो कहाँ डायग्राम बनेगा, तो इन सब डायग्राम को अच्छे से याद करिए। बायोलॉजी में तो बहुत सारे डायग्राम ही डायग्राम हैं। ब्रेन का डायग्राम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम का, डाइजेशन सिस्टम का, फोटोसिंथेसिस का। तो इन सब डायग्राम को आप एक-एक पेज में रखिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये क्या बोलते हैं, धातुओं का जो मेटलर्जी वाला प्रोसेस है, तो उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे पाचन है, उसमें 5 प्रोसेस होते हैं, है ना? जैसे इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन हो गया, फिर एब्ज़ॉर्प्शन, तो इस टाइप के जो 5 प्रोसेस हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं, उनके स्टेप्स को याद कर लीजिए और शॉर्ट में आप उसको रेडी रखिए। मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, उसमें इम्पोर्टेंट जो फ़ॉर्मूले हैं, वो रट के रखिए। इन जो इंडियन मैथमेटिशियन है, उससे 10 नंबर का आता ही है, वो पढ़ के रखिए कि कौन-कौन सी किताबें लिखीं, उनका सिग्निफिकेंस क्या था, क्या उनके इनोवेशन थे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, है ना? तो इन सब के बारे में, भास्कर। प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ्स का, तो रफ कॉपी ले सकते हैं इसमें, है ना? तो रफ कॉपी से आप बार-बार बना-बना के देखिए डिफरेंट क्वेश्चन को। एनवायरनमेंट में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे इस बार बहुत सारा आया था, तो उनको आप याद रखिए। प्लेस ऑफ न्यूक्लियर प्लांट जहाँ-जहाँ पे हैं उनको डायग्राम, ऐसा इंडिया का डायग्राम बना लीजिए, है ना? और उसके बाद फिर याद करिए कि कहाँ-कहाँ पे है। पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन के कारण क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। टेबल ऑफ एंडेंजर स्पीशीज़ तो आप याद कर सकते हैं कि इंडिया में कौन से वल्नरेबल हैं, 5 वल्नरेबल बता दो, 5 एंडेंजर बता दो, 5 क्रिटिकल एंडेंजर, है ना? उसके बाद अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो इस टाइप से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करूँगा ना, अलग से एक-एक सब्जेक्ट का भी बनाऊँगा तो उसमें और बता दूँगा क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। अभी बस मैं एक ब्रॉडर आइडिया दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब आते हैं पेपर 5 पे, तो पेपर 5 में भी 3 पार्ट हैं।
इकोनॉमी ऑफ सीजी इन इंडिया, जियोग्राफी और सीजी जियोग्राफी। तो पहले वाले में तो इंडिया और सीजी का जो इकोनॉमी है उसमें जीडीपी और स्टेट जीडीपी का जो डेटा है उन सबको याद कर लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हैं आपके बेरोजगारी से, गरीबी से, उन सबको, मल्टी लेवल पॉवर्टी रिपोर्ट है, जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट है, उनके बारे में पढ़िए, मतलब नोट्स बनाइए। और मॉनेटरी पॉलिसी है तो कौन कौन सी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में आती है, कौन सी फिजिकल पॉलिसी में आती है, इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण हैं, टैक्स कलेक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बजट में जो 10 पिलर थे, है ना, उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए न्यूमोनिक से, मतलब शॉर्टकट बना के। जियोग्राफी में तो सिंपल सा आ रहा है, इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो पठार हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, हिमालयन सिस्टम, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आपके आइलैंड, इन सब से क्वेश्चन आ रहा है। फिर रिवर, क्लाइमेट, इंडस्ट्री, इन सब के शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के आपको रखने हैं। और इंडियन सीजी जियोग्राफी में सेम चीज़, जियोग्राफिकल फीचर हैं, कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से रॉक सिस्टम हैं, किस टाइप का सॉइल है, क्लाइमेट कौन सा है, मिनरल कौन सा है, इंडस्ट्री कौन सा है, टूरिज्म कौन सा है, इन सब पे आपको शॉर्ट नोट्स रेडी रखने हैं ताकि जल्दी रिवीजन हो जाए। पेपर 6 में फिलॉसफी, देखिए फिलॉसफी में ना बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर नोट्स, तो यार मेरे नोट्स में क्या था, बहुत सारे तो डायरेक्ट बुक से पढ़े थे, जैसे रविंद्र तिवारी जी की बुक थी, वो इम्पोर्टेंट है, और दिल्ली आईएएस का। बट दिल्ली आईएएस की जो बुक है उसमें वेस्टर्न फिलोसफर को उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो उसमें मैंने क्या करा, रविंद्र तिवारी जी की बुक से पढ़ा और उसके बाद अपने शब्दों में ट्रांसलेट किया है। मेरे वर्डिंग आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने शब्दों में हर फिलोसफर का क्या मूल संदेश था उसको आप शॉर्ट में बना के रखेंगे। मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा अपनी कॉपी से लास्ट स्लाइड में। सोशियोलॉजी में क्या करना है, देखो हर सोशियोलॉजिस्ट ने अपना थ्योरी दिया हुआ है। जैसे कम्युनिटी, तो आपको कम्युनिटी क्या है अपने शब्दों में नहीं लिखना है, किसी सोशियोलॉजिस्ट ने क्या डेफिनेशन दिया था उस सोशियोलॉजिस्ट के साथ आपको लिखना है। एनोमी या फिर एलिनेशन, इन सब की डेफिनेशन क्या है, सोशल चेंज का डेफिनेशन क्या है। तो एक एक सोशियोलॉजिस्ट को पकड़ लीजिए, उसके नाम के साथ वो डेफिनेशन याद करिए, है ना। उसके बाद जो बहुत डिफरेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरी होते हैं, जैसे सोशल चेंज के बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थ्योरी हैं, आपका एलिनेशन की थ्योरी हैं, उन सबको आपको, सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं उन सबको याद करना है, मतलब उन सबको शॉर्टकट में लिख लेना है। उसके बाद आता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ सीजी, तो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स को, जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में शॉर्ट नोट्स बनाइए। प्रॉब्लम जो हैं उनके, मेन मेन प्रॉब्लम जो हैं ट्राइबल लोगों के, उनको लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट रिचुअल जो हैं, मैरिज है आपका, युवाग्री है, देवी देवता, डांस, और जो ड्रिंक्स हैं। इम्पोर्टेंट जो अवार्ड छत्तीसगढ़ में दिया जाता है ना, जो आप हर साल जो दिया जाता है उनको आप याद करके रखेंगे। और उसके बाद पेपर 7 का, तो ये तो मैंने एक्चुअली चैप्टर लिया है तो आपको पता ही है कि एक्ट में जो डेफिनेशन जो दिया रहता है इसमें सेक्शन 2 में, उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन के साथ जो प्रोविज़न है उसको शॉर्ट में याद करिए। जैसे एक साथ मान लो किसी एक्ट में 10-12 ठो सेक्शन है, तो आप सबको तो याद नहीं करोगे ना। एग्जाम्पल के लिए आईटी एक्ट का, तो आईटी एक्ट में आप एंड टू एंड सारे आर्टिकल तो याद नहीं करोगे, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये था कि क्राइम रिलेटेड टू साइबर है ना, क्राइम रिलेटेड टू साइबर, तो वो हमने याद किया हुआ था, है ना, शायद 65, 66, 67 वाले जो हैं। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आइडेंटिफाई हो जाएंगे बेस्ड ऑन द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर टॉप क्वेश्चन, उसको बनाइए। और जो गवर्नमेंट स्कीम वाला है थर्ड सेक्शन, उसका आप जो डेट है, क्या पर्पस के लिए लॉन्च हुआ, वो सब याद करेंगे। स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाले में डिफरेंट जो फेमस इंस्टीट्यूशन है उसका कब फॉर्म हुआ, क्या पर्पस था उसके फॉर्म होने का, और कौन कौन से मेंबर थे, उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और स्पोर्ट्स में 8 से 10 होते हैं यार स्पोर्ट्स, है ना, उतना आप लोग हेडेक मत लें। उन सब के बारे में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, चेस के बारे में जो 8-10 जो वर्ड्स हैं जो चेस में फेमस हैं, बैडमिंटन में फेमस हैं, कैरम में फेमस हैं, टेबल टेनिस में फेमस है, तो वो सब टर्मिनोलॉजी, हॉकी में, फुटबॉल में, वो याद करिए। अवार्ड्स जो जैसे ध्यानचंद अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, उन सबको याद करेंगे। एंड लास्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो फिर जो जो रिलेटेड स्कीम है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए, मानव विकास के लिए, मानव संसाधन विकास के लिए जो जो स्कीम लॉन्च कर रही है, जैसे कि स्किल इंडिया और बहुत सारी स्कीम, उन सबको याद करिए।
इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे एनसीईआरटी है, ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यूजीसी, इन सब कब का फॉर्मेशन कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्या था और इनसे रिलेटेड कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, उन सबको याद करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बाद इसमें ही वो हैं डिप्राइव्ड सेक्शन वाले, है ना? जैसे कि आपके जो दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या-क्या स्कीम आ रही है, वो सब आपको बनाना है, ठीक है? तो ये हुआ अलग-अलग टॉपिक वाइज़ मैंने क्या-क्या बना सकते हो उन्हें बताया था। अब मेरा जो था मैं उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ सैंपल्स ऑफ माय नोट्स, है ना? तो देखिए मैंने बताया था ये पेपर 1 का था, ये पेपर 4 है, पेपर 3 है, पेपर 7 और एसे का मैंने एक साथ बना दिया था, पेपर 5 का और पेपर 6 का। तो अलग-अलग मैंने कॉपी बनाई थी, ये बहुत मोटी कॉपी है, जिसमें अलग-अलग सेक्शन मैंने करे हुए थे। ठीक है? तो जैसे कि इसी मतलब ये कॉपी है, तो जैसे मैंने बताया, मान लो ये मोटी कॉपी है, तो 100 पेज मान लो मैंने 75 नंबर का है, तो 100 पेज में पेपर जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का पहला वाला पार्ट, फिर 100 पेज में हिस्ट्री ये पेपर 3 का ही सेकंड पार्ट, फिर लास्ट के कुछ पेजेज़ में हिस्ट्री का ही थर्ड पार्ट, मतलब पेपर 3 का ही थर्ड पार्ट। तो आप भी ऐसे इंडिविजुअल कॉपी बना सकते हो। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो आप मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं। अब देखेंगे तो सैंपल फॉर ये पेपर 1 पार्ट 1 जैसे जो मैंने हिंदी था, तो मैंने आपको बताया था जो मेरे को याद नहीं होता था। जैसे उ उपजना तो उद्यपद उत्पद्यते तो मैंने इसको सर्कल करके रखा है, आप देख सकते हो रेड में, है ना? ऐनक का उपचक्षु मेरे को याद नहीं होता था। तो जो-जो चीज़ें मुझे टफ़ लगती थी, उन सबको मैं सर्कल बना के रखता था। गोबर का मैं कन्फ्यूज़ हो जाता था कई बार, है ना? गोधूम करके बट गोबर का गोमय होता था, गेहूँ का गोधूम होता है ना? तो जो-जो चीज़ें मुझे कन्फ्यूज़िंग लगती थी ना, उन सबको मैंने सर्कल में मार दिया है। बार-बार पढ़ के मैं याद करता था। कौड़ी का पर्दिका है। जो-जो एक ही बार में याद हो जाता था, उसको मैं गोले नहीं करता था, बट लिखा मैंने ज़रूर है। जैसे कि आपका अंगीठी है, अग्निष्ठिका, तो ये सब याद हो जाता है, तो मैंने लिख तो लिया है, बट इसको और सर्कल नहीं किया है। कोक का, है ना? कुक्षी ये मेरे को याद नहीं होता था, बहुत कन्फ्यूज़ होता था मैं। वैसे ही ये सब चीज़ें हैं, वन वर्ड वाले हैं, तो वन वर्ड वाले जो-जो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, जो उलट-पलट दिया गया हो, तो आप देख सकते हैं विपर्यस्त, है ना? जो कल्याणकारी ना हो, जो कल्याणकारी ना हो, क्या है शिवेत्तर जो भी है मतलब जो-जो बहुत टफ़ थे ना उन लोग को मैं सर्कल में करा हुआ हूँ और बार-बार पढ़ने से उसको याद किया था, ठीक है? उसके बाद पेपर पेपर 1 का ही पार्ट 2 तो इंग्लिश वाले जो आते थे, बियर अप मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग ये फ्रेज़ल वर्ब टाइप के, है ना? तो ब्रेक से ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट तो मैं सबका हिंदी, इंग्लिश सब लिख के रखता था ताकि मेरे दिमाग में वो बस जाए, है ना? वैसे ही ये ब्रिंग का, तो सारे नोट्स उसके बाद जो नियम थे इंग्लिश के वो सब मैंने बुक से ही पढ़ लिए थे डायरेक्टली। उसके बाद आते हैं पेपर 1 का पार्ट 3 तो आप देख सकते हो जैसे मैंने क्या करा था शॉर्टकट्स बना-बना के याद करे हुए थे कि यहाँ पे टिकेंट करिया का मैंने शॉर्टकट ऐसे बनाया था कि टिकेंद्र गवैया आदमी था, गवैया उसके है, नाक में चूना भर लिया था तो नाक में चूना भर के सऊत के डर और साहूकार से छुटकारा पाना चाहता था। पितरपिंड करने वो देवार डेरा गया और वहाँ नवा बिहान हो गया। तो मैंने ऐसा एक सेंटेंस बनाया था तो उसमें क्या है मेरे को याद हो जाता है कि गवैया इसी की कृति है, नाक में चूना उसी की कृति है, सऊत के डर भी उसी कृति है, साहूकार से छुटकारा भी उसकी कृति है और पितरपिंड वो भी है, देवार डेरा भी है, नौवा बिहान। तो ऐसे मैं याद कर के बनाया हुआ था। जे आर दानी का मैंने याद किया था कि चंद्रकला जब उड़हरिया गई तो पछतावा हुआ। बस्तर की लाल माटी का ख्याल आया और काछन को बांध दी, है ना? तो चंद्रकला, उड़हरिया, पछतावा, बस्तर की लाल माटी काछन को बांधी, ये सब ना इनके जे आर दानी के वो हैं काव्य थे। वैसे ही मैंने जैसे चौआराम बादल के बारे में बनाया था। निश्चिंत रहिए आप ना चैनल से जुड़े रहिए, इन सबको मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। आप लोग भी अपने हिसाब से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि चौआराम का बनाया था कि चौआराम रउनिया जड़काला के समय जुड़वा बेटी बर छंद बिरवा लिख रहा था। फिर बहू बोली, "मैं माटी के चुकिया नहीं हूँ, मैं गाँव के गुड़ी हूँ।" है ना? तो ऐसे अजीबो-गरीब बना के आपको याद करना होता है। तो मैं गाँव की गुड़ियों एक है उनका, माटी के चुकिया एक है,
रौनिया एक है, रौनिया जड़काला के एक है, जुड़वा बेटी एक है, छंद बिरवा तो मैंने हाइलाइट करा हुआ था। तो इस टाइप का आप शॉर्टकट बना सकते हो। ऐसे में जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर के टॉपिक थे, उसको मैंने अपने डिजिटल नोट्स बना रखे थे कि इलेक्शन से आया है, डेमोक्रेसी से आया है, इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसके बारे में आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो। ऐसे का मैंने क्या किया था ना, यूपीएससी के टाइम मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, इसलिए सीजीपीएससी में मैंने ज़्यादा नहीं करा। अब देखो इस बार कितना नंबर आता है मेरा इसी में। प्रैक्टिस वैसे करनी चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड टॉपिक में सोशल इशू से आया है, ट्राइबल डेवलपमेंट से आया है, तो ये सब टॉपिक हैं। तो जो फ्रीक्वेंट टॉपिक आ रहा है ना हर साल कॉमन, उस पे आपके स्टैटिक नोट्स होने चाहिए। जो डायनेमिक वाला है वो आप उस साल ही बनाओगे। अब आते हैं पेपर 3 के पार्ट 3 वाला देख लीजिए, है ना? तो ये कलचुरी का सोशल एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है? उसके बाद कलचुरी का ही क इकोनॉमिक एक्स स्टेटस क्या था? कलचुरी के टाइम में लिटरेचर कैसे बनाए थे? तो इन सब के नोट्स बनाए हुए थे मैंने। उसके बाद कलचुरी का ही रिचुअल साइड, है ना? रिचुअल लाइफ कैसा था? कलचुरी टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपने देख लिया होगा, है ना? तो इस टाइप का आप नोट्स बना के रखिए। पेपर 3 में पार्ट 2 है, तो जैसे कि आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वैसे सर्कल बनाता था, उसके बाद क्या-क्या उसके पर्पस थे, सॉरी क्या-क्या फीचर थे, तो गोल ओरिएंटेड था, चेंज ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, इस टाइप का बनाना है। उसके बाद एक बार पूछा है कि फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का उसमें क्या खास हुआ था? तो फर्स्ट टाइम का पूछा था, तो मैंने सेकंड का और थर्ड का भी याद कर लिया। हो सकता है फ्यूचर में पूछ लें, है ना? तो ये हुआ पेपर 3 का। पेपर 3 का पार्ट 1 है, तो इसमें जैसे कि सूत्र-पिटक है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो मैंने उसको एके, एसडीएम, तो जैसे हमारे हमारे यहाँ एक अरुण कुमार एसडीएम थे, तो उनके बारे में शॉर्टकट था। तो मतलब मैंने उनको ऐसे इमेजिन करके याद कर लिया। तो 5 हैं, अब अंगुत्तर है, खुंदक है, संयुक्त है, दिग्निकाय है, मध्यम निकाय है ना? तो एकेएसडीएम करके शॉर्टकट बनाया था। तो मैं जो बोल रहा हूँ शॉर्टकट उसी के बेसिस पे था कि आपको अपने हिसाब से शॉर्टकट्स बनाने होते हैं। उसके बाद विजयनगर एम्पायर है, तो जैसे मैंने बताया क्या-क्या इम्पोर्टेंट था, ये मैंने लिखा कौन-कौन से थे, संगम, सुलवा, तुलवा और कौन-कौन सी ईयर में थे वो सब बताया था। फॉरेनर कौन-कौन आए थे वो सब मैंने लिखा था, किनके-किनके काल में। लिटरेचर कौन-कौन से थे वो लिखा था मैंने यहाँ पे। आर्किटेक्चर कौन-कौन से थे वो सब लिखा था। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाते हैं, है ना? लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था उस टाइम, विजयनगर एम्पायर का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, क्या था ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अ, न्यायकारा सिस्टम कैसा था, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ये छोटा-छोटा दिख रहा होगा निश्चिंत रहिए, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ अपने चैनल में, वहाँ आप देख लोगे, है ना? आप कैसे कर सकते हैं इसको, यूट्यूब में ऐसे दिखेगा नहीं है। उसके बाद पार्ट 4 है, तो उसका मैंने कैसे बनाया था, तो जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, तो आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, कौन-कौन सी किताब थी, उन्होंने क्या-क्या खोज की थी, ये सब शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ब्रह्मगुप्त है, उसके क्या-क्या कंट्रीब्यूशन थे। भास्कर है, उसके कंट्रीब्यूशन क्या थे, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद पेपर 4 का पार्ट 3 है, तो जैसे आप देखोगे इसमें बायोडायवर्सिटी है, तो अल्फा, बीटा, गामा उसकी डेफिनेशन क्या है ना? जेनेटिक डायवर्सिटी क्या होती है? फिर मैं डायग्राम से कुछ-कुछ चीज़ें याद करता था। उसके बाद आते हैं, मैं क्विकली भगा रहा हूँ ना क्योंकि ये पीडीएफ आप देख लोगे, कुछ विशेष है नहीं। पेपर 4 का पहला वाला पार्ट, जैसे ब्लड कोagुलेशन शायद इस साल आया था क्वेश्चन, है ना? तो मैंने वो ये अपना क्लास 10th की बुक से पढ़िएगा तो भी ठीक है। बस मैंने जैसे बताया मेरे को याद नहीं होता था तो मैं लिख-लिख के याद करता हूँ। तो ये हो गया, पेपर 4 के ही कुछ और पार्ट हैं जैसे कि जो हार वो था प्लांट हार्मोन्स थे, उनके बारे में था, है ना? ऑक्सिन, तो उनके क्या-क्या फंक्शन थे। तो किताब में मुझे अच्छे से नहीं मिला तो मैंने गूगल करके बनाया था इसको 4-4 5-5 पॉइंट। पेपर में आता है ना, टेस्ट में तो आया ही था। उसके बाद सैंपल ऑफ पेपर 5 का पार्ट 2 है, तो जैसे रिवर सिस्टम याद करना है तो इंडस में जैसे ग्राफ डायग्राम बना के याद कर सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उनका एरिया कितना ड्रेन करता है, कितना लेंथ है, कौन-कौन से उसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उन सबको आपको अपने शॉर्ट नोट्स में बनाने होते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे मान लो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था, तो ज्वार था, तो उसके लिए किस टाइप का लैंड चाहिए, कितना टेम्परेचर, कितना वाटरफॉल, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो आप देख सकते हो कि मैंने कोई ऐसा किताबी वर्ड में नहीं लिखा है। उसके बाद मैं कई बार याद करने के लिए ना डायग्राम भी बनाता था, कि ये ज्वार है वो कहाँ-कहाँ है ना? तो आंध्रा में फेमस है और ये आप देख सकते हो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो डायग्राम से याद करोगे तो और ईज़ी याद होता है। रागी का, बार्ले का, तो सारे क्रॉप का मैंने बना के अपना याद किया हुआ था। अभी याद भी नहीं मुझे। सैंपल ऑफ पेपर
5 का तीसरा पार्ट, ये कौन सा पार्ट होता है? छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, है ना? तो आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट पॉलिसी था, तो मैंने पॉइंट बना लिए थे। उसके बाद फिर शॉर्टकट बनाया हुआ था। ये तो चलिए इंडियन वाला जियोग्राफी हो गया, इग्नोर मारिए इसको। पार्ट 2 कौन सा है? इंडियन जियोग्राफी है। तो ये मैंने थोड़ा मिक्सअप हो गया यार, सीजी जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। ये देखिए, इंडियन जियोग्राफी में अरावली वाला है, तो फिजियोलॉजिकल, तो कितना कितना परसेंट हिल्स हैं, कितना परसेंट प्लेटू है, कितना परसेंट प्लेन है, ये सब किताब में दिया है, बट मैंने याद करने के लिए वो फैक्ट्स को लिखे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बार बार आता है कि फॉरेस्ट एरिया, तो छत्तीसगढ़ में जो है बिलासपुर का सर्कल है, फॉरेस्ट सर्कल सबसे बड़ा है। तो इन सब फिगर को याद करने के लिए ना मैं बार बार लिख के देखता था, तो आप भी ऐसे के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। पेपर 5 में पार्ट 1 है, तो वैसे आप डायग्राम के थ्रू डेटा याद कर सकते हो, है ना? पेपर 6 का पार्ट 3 कौन सा है आपका? ये ट्राइबल के प्राधिकरण वाला जो है, तो मुझे याद नहीं होता था, तो ये राजपूत सर का स्टाइल है, तो मुझे भी ऐसे ही ठीक लगता है। कौन-कौन से ज़िले में कौन-कौन से प्राधिकरण हैं, एजेंसी हैं, उन सबको याद किया था। 6 का पेपर 6 का पार्ट 1 और 2, पार्ट 1 देखिए, जैसे कि ये पार्ट 2 की बात कर रहा था कि मान लो मोर्स मतलब क्या होता है हिंदी में, या फ़ोकलोर्स हैं, है ना? तो उन सब के बारे में डेफ़िनेशन है, तो मैकआइवर एंड पेज ने कैसे दिया है, क्योंकि डेफ़िनेशन मैं तो नहीं दे सकता ना, हमें किसी न किसी सोशियोलॉजिस्ट का ही लिखना है। उसके बाद अंतर क्या है, तो 4-5 ठो मैंने अंतर ऐसे लिख के याद किए थे। तो पेपर 5 का हो गया। पेपर 6 है, तो गुरु नानक की जो सीख है, उसको मैंने ऐसे शॉर्टकट बना रखा था, गौफ भीड़ करके, है ना? गुड मतलब गुड बिहेवियर, और बस ही है जो 10 आपके दिल्ली आईएएस में दिया था, वही चीज़ें हैं, अभी याद नहीं है मुझे। सतनाम पंथ हैं, उसके शॉर्टकट्स, है ना? वो मैंने बना के रखा था। तो इस टाइप के शॉर्टकट्स आपको एंड मोमेंट में रिवीजन में मदद करेंगे, ठीक है? पेपर 7 का पार्ट 3 है, तो जैसे देखिए ये है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से था, फिर से मैंने शॉर्टकट बनाया था कि वी मेड आयु, तो मतलब क्या-क्या है, ऐसी एजुकेशन देना है जो एम्प्लॉयबल हो, मॉडर्नाइज़ेशन को करे, अकाउंटेबल हो, इक्विटी हो, है ना? इसको मतलब ये शायद ये है, यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में था कि यूनिवर्सल एजुकेशन कैसा हो। अ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, उसको याद किया था कि नया एजुकेशन पॉलिसी है, तो जीजीआयू ऐसे कर मतलब जीजी हाइड यू स्क्वायर इस टाइप का कुछ बनाया था उसमें कि ग्लोबल, तो आप अच्छा वाला बनाइएगा, मेरे शायद उतने अच्छे नहीं होंगे। तो ग्लोबल कनेक्ट करना है, ग्लोबल नॉलेज पावर बनाना है, कैसे हाउ टू थिंक है, हाउ टू थिंक ऐसे हमें प्रमोट करना है, नॉट व्हाट टू थिंक, है ना? वैसे ही आपका ये डाउरी एक्ट था, तो उसके बारे में इम्पोर्टेंट सेक्शन थे 3, 4, 4A, इन सब के बारे में नोट्स बनाया था मैंने। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन को लिखना था पार्ट पेपर 7 में। ये देखिए पेपर 7 है का पार्ट आरटीआई एक्ट था, तो मुझे याद करना था कि इन्फॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने ऐसे ही लिखा था कि रीड मॉम लूज़र, है ना? तो रीड मतलब जैसे रिकॉर्ड हो गया, ई आएगा तो आपका ईमेल, ए आएगा तो इस टाइप का, मैंने इतने सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती, तो रीड मॉम लूज़र करके बना दिया था मैंने। वैसे ही आपका आरटीआई एक्ट में जो वो हैं एग्ज़ेम्पशन है सेक्शन 8 में कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन अगर कोई माँगे तो आप डिस्क्लोज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो उसका मैंने बनाया था साइफ़ पिक क्यूब, है ना? पीआईसी स्क्वायर क्यूब करके। तो सा एस से क्या होगा? ये वाला सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो इंडिया के, उसको नहीं डिस्क्लोज़ करना है। आई से जैसे देखोगे तो आपका जो अ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सॉरी एफ से जो इन्फॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो इस टाइप का आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये कुछ सैंपल ही थे। पेपर 7 का पार्ट 3 है, सेम चीज़ वही सेक्शन, एक्चुअली सेक्शन का पार्ट 1 है ना ये। तो जो एक्ट है ना, जैसे ये इस साल आया था, मैंने अपना बना के रटा हुआ था कि आईटी एक्ट है, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो क्राइम है उसके रिलेटेड कौन से, तो ये आप शॉर्टकट्स याद रखोगे तो पेपर में ईज़िली बन जाएगा। मेरा एक तरीका था कि मैं किताबों को जैसे पढ़ता था तो अंडरलाइन करके रखता था, इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना? आप लोग भी करते ही होंगे, कुछ नया नहीं है। तो मैंने बुक कैसे अंडरलाइन करके मैं पढ़ता था वो सब एक बार डाल दिया है। उसके बाद मैं मेरे प जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट में काम करा है, तो मेरा थोड़ा लैपटॉप में हाथ अच्छा है,
तो मैंने क्या करा है, एक फ़ोल्डर बना रखा है सबका, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मान लो पेपर 4 के फ़ोल्डर में जाएँगे, तो फ़ोल्डर में पेपर 4 का पार्ट 1 है, 2 है, 3 है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इंटरनेट से भी खोज के पेस्ट कर देता था, है ना? पेपर 5 के फ़ोल्डर में जाएँगे तो पेपर 5 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इस टाइप से मैंने बहुत सारे डिजिटल बना रखे हैं, जो आप लोगों से मैं धीरे-धीरे शेयर कर भी रहा हूँ। उसके बाद डिजिटल के अंदर जो ओपन करेंगे किसी फ़ोल्डर को तो ऐसे दिखेगा, है ना? जैसे आप देखोगे, हिस्ट्री का देखोगे तो कलचुरी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़ के अंदर मराठाओं का। उसके बाद फिर जैसे यहाँ और अंदर जाओगे तो क्वेश्चन जो आया था, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ रुद्रशिवा ऑफ द ताला, मेंशन अवेलेबल एविडेंस ऑफ सातवाहना इन सीजी। तो इस टाइप का मैं आंसर बना के अपना नोट्स बनाता था, है ना? तो मेरा क्या अप्रोच है ना, होलिस्टिक अप्रोच रहता था। कभी लैपटॉप से पढ़ लिए, कभी नोट्स से पढ़ लिए, कभी लिख के पढ़ लिए, कभी बुक से पढ़ लिए। तो इसी तरीके से आपको कौन-सा तरीका अच्छा लगता है, वो आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन योर अ क्या बोलते हैं, नेचर, कि कैसे आपको याद होता है, ठीक है? तो ये था दोस्तों, होपफुली मैं थोड़ा-सा आपको गाइड कर पाया हूँगा। जैसे मैंने बताया, मैं अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट इसमें नहीं मानता नोट्स मेकिंग में। मेरे से बहुत सारे मेरे से ज़्यादा अच्छे नोट्स बनाने वाले हैं, और कुछ लोग तो ऐसे नोट्स बनाते हैं जिनके नोट्स आप रेफ़र कर पाओगे, है ना? तो वो लोग ज़्यादा आइडियल हैं। मैंने बस आपको ये शेयर किया कि मैं कैसे पढ़ता था, है ना? और कुछ कॉमन तरीके हैं जो शायद आप यूज़ करेंगे तो आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है? तो चलिए इसके साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा मेरा सेशन तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जैसे-जैसे हमारी रीच बढ़ेगी, वैसे-वैसे मैं आपको आपके लिए और अच्छे-अच्छे सेशन लाते जाऊँगा, ठीक है? थैंक यू फॉर